सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पितामही विद्यापीठ के इस चिंतन सत्र में सभी सुधी श्रोताजनों का स्वागत है। तिथि के अनुसार आज पौष शुक्ल त्रयोदशी का स्खलन है, मतलब कल तिथि द्वादशी थी, आज चतुर्दशी है। तो इस सत्र को रखना कि नहीं, इस पर हमारी बैठक में चर्चा हुई। तो ये विचार सामने आया कि आगे के 15 दिन के बाद त्रयोदशी तक न रुकते हुए आज सत्र लेना चाहिए, क्योंकि हम सभी की तीनों सत्रों को लेकर चिंतन की गहराई बढ़ रही है। ये आप लोगों के प्रश्नों से या जिज्ञासा समाधान के बात रखने से प्रतीत हो रही है। दिन की आपाधापी और अर्थार्जन के लिए ज्यादा समय लगना ये हमारे कार्य में रुकावटें तो लाते हैं, इससे हमारा विषय का चिंतन कम अधिक मात्रा में हो रहा है। इस पर हम सभी को विचार करने की, उस दृष्टि से नियोजन करने की आवश्यकता भी है। ऐसा भी हमारे ध्यान में आ रहा है। तो कहने की बात यह है कि त्रयोदशी के स्खलन के कारण से हम इस सत्र को नहीं करेंगे, ऐसा अभी नहीं होगा। इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि पुनरुत्थान विद्यापीठ की इस वर्ष की अखिल भारतीय विद्वत गोष्ठी का विषय है कुटुंब में आजीवन शिक्षा। घर की दादी माँ ही कुटुंब प्रमुख की भूमिका में है। कुटुंब का विस्तार और कुटुंब में शिक्षा, ये दोनों संकल्पनाएं इस पितामही विद्यापीठ के सत्रों में निहित है। यह गोष्ठी 8 और 9 मार्च को कर्णावती मणिनगर में होगी। तो ये सारा विचार करते हुए आज हम सत्र में मिले हैं। इस गोष्ठी के निमंत्रण पत्रक आप सभी को मिले ही होंगे। अगर किसी व्यक्ति को नहीं मिले हैं और वे आने के लिए उत्सुक है, तो इस सत्र के उपरांत आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी मैं ताई जी से निवेदन करता हूँ कि आज के विषय की प्रस्तुति आप करिए। पितामही विद्यापीठ के चिंतन सत्र में जुड़े सभी श्रोताजनों को सप्रेम सादर नमस्कार। अभी समीर भाई ने पितामही विद्यापीठ को लेकर कुछ बातें कही। आगामी मार्च मास में जो अखिल भारतीय विद्वत गोष्ठी होने वाली है, उसकी सूचना भी दी। उसके पत्रक आप सबको मिले हुए हैं। नहीं मिले हैं तो उन्होंने कहा ही है कि आप संपर्क करके प्राप्त कर लीजिए। उस गोष्ठी में एक विशेष उपक्रम भी होने वाला है, वह भी पितामही विद्यापीठ के विषय के साथ ही संबंधित है। पितामही विद्यापीठ का हम अभी चिंतन कर रहे हैं, उसको कृति रूप भी देना चाहिए। इस दृष्टि से कुटुंब से संबंधित विषय पर यह गोष्ठी होने के कारण उसमें हम पितामही विद्यापीठ की बाकायदा घोषणा करेंगे। उसका उद्घाटन होगा, विधिवत उद्घाटन होगा। वैसे कुटुंब शिक्षा का कार्य पुनरुत्थान विद्यापीठ में 2010 से चल रहा है। विभिन्न कार्यक्रम, अभ्यास वर्ग, साहित्य का निर्माण और प्रकाशन, प्रबोधन, ये सारे काम चल रहे हैं। इनको अब एक व्यवस्थित रूप देने के लिए पितामही विद्यापीठ ही शुरू होगा। उसी समय विद्यापीठ का एक पितामही विद्यापीठ शीर्षक से ही ग्रंथ है। ज्ञान सागर ग्रंथमाला के अंतर्गत उसका प्रकाशन हुआ था। उसकी संशोधित सुधारित दूसरी आवृत्ति का प्रकाशन भी उस समय होगा। और हमारे देश में जो महिला संगठन है, विशेष रूप से जैसे राष्ट्र सेविका समिति, महिला समन्वय, भारतीय स्त्री शक्ति, ऐसे संगठनों के
वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के हाथों इसका प्रकाशन भी होगा और पितामही विद्यापीठ का उद्घाटन भी होगा। तो इस अवसर पर आप सभी को उस कार्यक्रम में तथा उस गोष्ठी में सहभागी होने के लिए मैं भी विद्यापीठ की ओर से आप सबको निमंत्रण देती हूँ। अब हम आज के विषय की ओर मुड़ेंगे। गत सत्र तक कई सत्रों में हमने आयु की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में चर्चा की थी और गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक जीवन विकास का क्रम कैसा होता है इसकी बात की थी। वह भी विषय इतना महत्वपूर्ण है कि उसकी चर्चा और कई सत्रों में चल सकती है, परंतु यहाँ केवल उस विषय पर सभी सत्रों में चर्चा करना, चिंतन करना ये उद्देश्य नहीं है। इस चिंतन सत्र का जो ये सारे इस वर्ष में आषाढ़ मास तक 20 चिंतन शिक्षा के बारे में बुद्धि के स्तर पर, हृदय के स्तर पर, मानस के स्तर पर स्पष्टता प्राप्त करने का है। आगामी वर्ष में हम उस चिंतन के आधार पर कार्य योजना बनाएंगे और फिर उसके बाद कार्य योजना के बाद प्रत्यक्ष क्रियान्वयन शुरू होगा। अब विशेष बात यह है कि चिंतन सत्र के साथ साथ इसी वर्ष में कृति भी शुरू हो जाएगी, इसलिए चिंतन, चर्चा और कृति तीनों काम हम एक साथ कर रहे हैं। इसलिए इसके सभी आयामों को जानना इस कार्य के यह हमारे लिए आवश्यक है। पितामही विद्यापीठ में प्रत्यक्ष आयु के सभी अवस्थाओं के लिए कुछ न कुछ काम होगा, तब उसके बारे में अधिक विस्तार से हम जानेंगे। अभी तो इस पूर्ण प्रकल्प अथवा पूर्ण जो संकल्पना है उसके और आयाम कौन कौन से हैं, तात्विक और व्यावहारिक दोनों ही, इसके बारे में हम चिंतन करेंगे। आज हम देखेंगे कि कुटुंब जीवन की रचना और संकल्पना के बारे में हम जो चिंतन कर रहे हैं उसको व्यवहार में लाने के लिए कितने अवरोध हैं। ये अवरोध हमारे मानस में ही हैं, ये अवरोध हमारे स्वयं के जीवन के ही हैं, हमारी बुद्धि के ही हैं। ये तो हमारे व्यक्तिगत बात हुई, परंतु इसके बाहर भी हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, ऐसे भी हैं। उदाहरण के लिए हमारा जीवन क्रम देखेंगे तो किन किन प्रकारों के चिंतन में हमने जो सुना था उन मुद्दों को व्यवहार में न ला सकने के अवरोध हैं। हम शुरू करेंगे विवाह से, क्योंकि विवाह से ही कुटुंब बनने का प्रारंभ होता है। अब विवाह को लेकर हमारी समस्याएं क्या क्या हैं। एक, विवाह की आयु। अब साइंटिफिकली अगर विचार करेंगे, अब वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है विवाह को लेकर, एक होता है जेनेटिक साइंस, दूसरा होता है बायोलॉजी, तीसरा होता है साइकोलॉजी, चौथा होता है हमारा सारा मानस। तो ये तीन, लेकिन जेनेटिक, बायोलॉजी और साइकोलॉजी, ये हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होने के लिए, प्रतिष्ठित होने के लिए आवश्यक ऐसे विज्ञान हैं। फिर उसमें स्पिरिचुअल साइंस भी है, अध्यात्म विज्ञान भी है। भारत का विचार करेंगे तो जेनेटिक, बायोलॉजी, साइकोलॉजी और अध्यात्म, इन चारों स्तरों पर सम्यक रूप से विचार करके कुछ व्यवहार करना और व्यवस्था बिठाना, ये तो वैज्ञानिक टेम्परामेंट हुआ।
हम सब लोग बोलते हैं कि गो साइंटिफिकली, अरे वैज्ञानिक पद्धति से विचार करो, वैज्ञानिक पद्धति से व्यवहार करो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाओ, ऐसा कहते तो बहुत हैं, लेकिन ये सारे विज्ञानों की जो मैंने बात की, वे हमें जो बताते हैं ऐसा हम जरा भी नहीं करते। जैसे विवाह की आयु क्या होनी चाहिए, तो लड़कियों के लिए 16 वर्ष के पहले। अब ये सुनते ही कई लोगों को तो मूर्छा आ जाएगी, बेहोश हो जाएंगे। हो सकता है क्या ऐसा कभी 21वीं शताब्दी में हो सकता है क्या? लड़कों के लिए 25 वर्ष के आसपास। अब साइंस का दूसरा मुद्दा कहता है कि बालकों को जन्म देने का प्राइम टाइम, अब प्राइम टाइम किसको कहते हैं? जिस समय वो काम होने से उसका बहुत अच्छा फल मिलता है, इसको तो प्राइम टाइम कहते हैं। तो बालक को जन्म देने का प्राइम टाइम लड़कियों के लिए 16 से 24 वर्ष है, लड़कों के लिए 25 से 35 वर्ष है। अब इस प्राइम टाइम का और विवाह की आयु का तो हम कोई गणना ही नहीं कर सकते, कल्पना में भी स्वीकार इसका नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसका कारण कोई वैज्ञानिक नहीं है। इसका कारण ये है कि हमारे मानस में ऐसा बिठाया गया है कि इतनी जल्दी तो विवाह नहीं होना चाहिए। ब्रिटिश काल में हमारे ब्रिटिशों के से प्रभावित और हमारे ही समाज सुधारक लोगों ने विवाह की आयु बढ़ाओ, विवाह की आयु बढ़ाओ, बाल विवाह तो स्त्रियों का शोषण है, ये तो बिल्कुल ही पिछड़े समाज का लक्षण है, ऐसा बोल बोल कर शिक्षा में ऐसा पढ़ा कर हमारे मानस इसके लिए ऐसे तैयार कर दिए कि आज हम इसके लिए तैयार ही नहीं होंगे। तो हमारा मानसिक अवरोध है, शिक्षा के क्षेत्र का अवरोध है, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम और समाज शास्त्र के सिद्धांत यही कहते हैं कि बाल विवाह तो होना ही नहीं चाहिए, और 14 वर्ष में विवाह किया तो वह बाल विवाह है, 16 वर्ष में विवाह किया तो वो तो अभी छोटी है, अभी पढ़ रही है, अभी उसका करियर है, ये हमारा मानस कहता है। व्यवस्था तो पहले भी थी कि अच्छा घर चलता था, अच्छी तरह से जीवन गुजरता था, लेकिन अब हमारा मानस बदल गया। कानून हुआ, उसके आधार पर कानून हुआ, 18 वर्ष से पहले विवाह नहीं करना, वो गैर कानूनी है। लेकिन वो कानून बना कैसे? इस शिक्षा के परिणाम स्वरूप बना। तो ये हमारे मानस में बैठ गया। सारी परिस्थितियां अनुकूल होंगी तो भी हम 12 वर्ष की आयु में, 14 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में लड़कियों का विवाह करने के लिए राजी ही नहीं होंगे। तो ये एक अवरोध है। अभी भी कोई सुनने वाले भी कोई स्वीकार नहीं करेंगे कि ऐसा होना चाहिए। शास्त्रों की या हमारे विज्ञानों की या हमारे परंपराओं की तो ऐसी की तैसी, ऐसा ही हमारा अभिगम होता है। तो एक ये बड़ा अवरोध है कि ये विवाह की आयु को हम नहीं स्वीकार कर सकते हैं। अब विलंब से विवाह करने से बहुत सारे कौटुंबिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक ऐसे दुष्परिणाम होते हैं, परंतु हम उसका विचार नहीं कर सकते। हमसे सहन ही नहीं होता कि इतनी जल्दी विवाह हो। दूसरा, विवाह की आयु के संदर्भ में हमारे कानून भी अलग हैं। तीसरा, विवाह को लेकर हमारा कानून कहता है कि वह करार है, और हमारी परंपरा कहती है कि हम संस्कार हैं। हम कानून का पालन किए बिना तो चलेगा नहीं, इसलिए करार करते हैं।
विवाह के समय पर भी वो कोर्ट का रजिस्ट्रार आता है और वहां हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं और तभी वह मान्य होता है। तो करार के कानून का पालन तो करना ही पड़ता है। और बाद में परंपरा से चला आ रहा है, इसलिए संस्कार भी करते हैं, विवाह की विधि भी करते हैं। परंतु विवाह की विधि और विवाह के संस्कार हमारे लिए, अगर हम शास्त्रीय दृष्टि से देखें, सांस्कृतिक दृष्टि से देखें, तो केवल कर्मकांड है। केवल कर्मकांड क्यों? विवाह के क्या मंत्र हैं और क्या विधि है, न विवाह करने वालों को पता, न विवाह करवाने वाले को पता, न विवाह में आने वालों को पता। उससे कोई मतलब ही नहीं है। और इतने गलत गलत गलत, असांस्कृतिक, अवैज्ञानिक ऐसे रीति रिवाज विकसित हो रहे हैं। प्री वेडिंग शूटिंग धड़ल्ले से चल रहा है। क्यों? पता ही नहीं, विवाह संस्कार क्या होता है इसका पता ही नहीं है। आए हुए जैसे संस्कार की दृष्टि से विवाह अग्नि की साक्षी से, माता पिता सगे संबंधियों की साक्षी से और समाज के लोगों की साक्षी में, उनकी उपस्थिति में होना चाहिए। ये छोड़कर आने वालों को मिष्टान्नम इतरे जनाः, किस में रुचि है? भोजन में, वस्त्रालंकार में और डीजे में और एक दूसरे से बात करने में, इसमें ही रुचि है। रुचि किसी के भी संस्कार में नहीं है। अब ये कौन सा अवरोध है? ये अज्ञान का अवरोध है, विपरीत ज्ञान का अवरोध है, गलत ज्ञान का अवरोध है। और इसका कारण हमारी शिक्षा है। कभी किसी ने बताया ही नहीं किसी को भी कि विवाह संस्कार होता है, उसका अर्थ क्या है। हाँ, हमें कानून का पता है और कानून का पालन तो करना ही पड़ता है। इसलिए विवाह का हमने ऐसे उसका मजाक बना दिया है कि कुटुंब व्यवस्था का, कुटुंब रचना का प्रारंभ जिस विवाह से होता है, उसमें अवैज्ञानिक, असांस्कृतिक, अमनोवैज्ञानिक ऐसा ही सारा तामझाम होता है। अब ये बहुत बड़ा अवरोध है। दूसरा, विवाह के बाद भारत में विवाह बालकों को जन्म देकर नई पीढ़ी की शुरुआत करना और इससे परंपरा को, वंश परंपरा को निभाना और पितृ ऋण से मुक्त होना इसलिए होता है। तो संदर्भ है कुटुंब का, संदर्भ है वंश का, संदर्भ है समाज का, संदर्भ है परंपरा का। ये सारा छोड़कर व्यक्ति के सुख के लिए विवाह में हम जाते हैं। तो ये व्यक्ति केंद्रीय समाज व्यवस्था, ये बहुत बड़ा अवरोध है। कुटुंब केंद्रीय समाज व्यवस्था नहीं है। अब ये कानून भी ऐसा ही है। इसलिए विवाह का कोई संदर्भ भारतीय नहीं। ये दूसरा अवरोध हुआ। विवाह बालकों को जन्म देने के लिए होता है। कितने बच्चे चाहिए? नहीं हुए तो कोई बात नहीं, ऐसा भी अब तो मानस बन रहा है। परंतु अगर है, एक ही चाहिए, एक ही चाहिए। क्यों एक ही चाहिए? तो ऐसे तर्क दिए जाते हैं, अरे यार के दूसरे बच्चे को जन्म देना कितना झंझट है, करियर है, कितना झंझट है। We can give best to the only child. एक ही बालक होगा तो हम उसको बेस्ट दे पाएंगे। मुझे स्मरण है, एक बार हैदराबाद की एक एजुकेशन कॉलेज में मेरा कुटुंब शिक्षा इस विषय पर ही लेक्चर था। तो मैंने कहा कि अरे आजकल एक ही बालक को जन्म देना, इसका फैड बढ़ रहा है, लेकिन एक ही बालक को जन्म देने से हम उस बालक को कितनी बातों से वंचित कर देते हैं। उसको भाई क्या होता है, बहन क्या होता है, इसका अनुभव ही नहीं है। अगर दूसरी पीढ़ी में यही चला
तो उस बालक को भाई बहन तो नहीं है, परंतु चाचा नहीं है, मामा नहीं है, बुआ नहीं है, मौसी नहीं है, तो फिर चचेरे भाई क्या होता है, ममेरे भाई क्या होता है, इसका पता ही नहीं, अनुभव ही नहीं है। कितना हम मूल्यवान अनुभव से उस बालक को वंचित रखते हैं। ऐसा मैंने कहा। तो बाद में स्टाफ रूम में अध्यापकों के साथ चर्चा थी, तो एक अध्यापिका ने मेरा स्ट्रांगली अपोज करते हुए, मैंने विरोध करते हुए कहा, नहीं, एक ही होने से वी कैन गिव बेस्ट टू अवर चाइल्ड। वो बार बार यही कहती थी। उसके साथ उसकी कलीग एक दूसरी युवती प्राध्यापक थी। ये तो प्रौढ़ा थी, इसके अपने 2-3 बेटे बेटियां थी, फिर भी वो कह रही थी नहीं, एक ही होना चाहिए। और ये दूसरी थी, वो युवती थी, अभी अभी लगी थी। उसने कहा, यू आर राइट मैडम, मैं अनुभव कर रही हूँ, आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, मेरी माता पिता की मैं एक ही संतान हूँ। मुझे समझ में आता है कि भाई नहीं होना, बहन नहीं होना, ये क्या होता है, नहीं, 2-3 होने ही चाहिए। ये उस अकेली इकलौती संतान का अनुभव था, और वो 2-3 बच्चों की माँ कहती थी कि एक ही चाहिए। अब इसको कैसे समझाना, कैसे निपटना, क्या होगा ये, इतना स्ट्रॉन्ग। मुझे वर्षों पहले ट्रेन में एक अर्थशास्त्र की अध्यापिका मिली, वो भी कह रही थी, उसका क्या अर्थघटन था, एक ही बालक होगा तो हम उसको बेस्ट दे सकेंगे, अधिक दे सकेंगे, कैसे? उसने कहा, देखो हमारे हाथ में यदि एक सेव है, अगर एक ही बालक है तो उसको पूरा का पूरा सेव मिलेगा, लेकिन 4 बच्चे होंगे तो उनको तो 1/4 ही मिलेगा। तो पिता की मिल्कत है, पिता की संपत्ति है, उसमें एक ही पुत्र होगा तो सारा का सारा एक को ही मिलेगा, और 3 होंगे तो बंटवारा होगा, तो कम आएगा, तो फिर एक ही चाहिए ना। ये क्या है? अर्थ केंद्रीय जीवन रचना जो पश्चिम के शिक्षा के कारण से हो गई, और कानून भी ऐसे व्यक्तिगत भौतिक लाभ के आधार पर बना, तो अब मानस भी ऐसा हो गया और बुद्धि भी ऐसी हो गई। हम भी तो उसी के शिकार हैं, हम भी वही कह रहे हैं, हम भी ऐसा ही कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, वी कैन गिव बेस्ट टू द ओनली चाइल्ड, एक ही बालक चाहिए। इससे कुटुंब भावना, समाज भावना, बंधु भावना, ये सब अनुभव में ही नहीं आता, तो उसका मूल्य भी नहीं समझता। कुटुंब की सुरक्षा क्या होती है, संस्कार क्या होता है, सहजीवन क्या होता है, उसका कितना जीवन में आश्रय होता है, कितने हमारे मानसिक टेंशन्स, डिप्रेशंस, फ्रस्ट्रेशंस, इसका यह इलाज है, वो समझ में ही नहीं आता। तो बालकों की संख्या कम होना, एक ही एक बालक होना, ये कुटुंब जीवन के सामने एक बहुत बड़ा अवरोध है, समस्या है। और इस समस्या का कारण एक तरफ शिक्षा, दूसरी तरफ कानून, तीसरी तरफ उस शिक्षा के परिणाम से हमारी भी पनपी हुई व्यक्ति केंद्रीय सोच, और उसी के अनुसार होती कुटुंब व्यवस्था, ये होता है। चौथा अवरोध है, देखो ये तो मैंने विवाह और बालकों के विषय में बताया। आज की व्यवस्था के कारण से हमारी सोच तो है ही, हमारी सोच बदल गई, हमारा मानस बदल गया। पीढ़ियां साथ में नहीं रहती, 2 पीढ़ियां, 3 पीढ़ियां, कोई भाग्य हो तो 4 पीढ़ियां एक साथ रहना, यही इसी को तो कुटुंब कहते हैं। भी प्रपितामह होना, पितामह होना, पिता होना, ये कितनी अच्छी बात है, कितना ये बड़ा कुटुंब ये है कि 4 पीढ़ियां हम साथ में रह रहे हैं। लेकिन आज तो 2 पीढ़ियां भी साथ में नहीं रहती।
बच्चे जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, बहुत धनाढ्य है और बहुत पढ़े लिखे हैं, तो बच्चों को छोटी आयु से हॉस्टल में भेज देते हैं। घर के जीवन से नाता टूट गया। नाता कितना रहा? इकोनॉमिक, पैसे का नाता रहा, क्योंकि उसकी फीस तो माँ बाप भरते हैं। अगर नहीं भी भेजा तो फिर वो 16 वर्ष की आयु में हायर एजुकेशन के लिए तो बाहर जाएगा ही जाएगा। मेरा बेटा, मेरी बेटी बहुत पढ़ने में अच्छी है, तो फिर उसे अहमदाबाद में नहीं रहना है, उसे बैंगलोर जाना ही है, आईआईटी में जाना ही है। आईआईटी अहमदाबाद में भी है, परंतु वहां प्रवेश मिलेगा ही ऐसा तो कुछ नहीं है। एजुकेशन लोन तो मिलती है, इसीलिए धनाढ्य होना भी आवश्यक नहीं है। तो फिर घर से तो नाता टूट गया और वो बाहर चला गया। मनोवैज्ञानिक बॉन्डेज जो होते हैं वो भी नहीं है, तो उनकी दुनिया अलग हो गई। फिर वो बड़े होते हैं तो पूर्व पीढ़ी के साथ उनका साथ में जीना नहीं होता है। एक दूसरे का वीडियो में स्वीकृति भी नहीं होती है। और हाँ, ये लोग अपनी सोच में रहते हैं, हमारी तो नई सोच है, ऐसे सोच भी एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। और हम कहते हैं जनरेशन गैप तो रहेगा ही, दूसरी नई पीढ़ी तो अपनी पद्धति से ही विचार करेगी। फिर वो व्यक्ति केंद्रीय सोच जो है ना, हाँ, माँ बाप भी कहते हैं उसका उसका विकास अगर इसी में है तो हमें उसके आड़े नहीं आना चाहिए। अब ये तो अच्छी बात है, अच्छी अच्छी बात का आवरण चढ़ाकर, अच्छी सोच का आवरण चढ़ाकर हम हानि ही करते हैं। तो उसकी अपनी रुचि है। जिस आयु में रुचि क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होती है, इसकी समझ नहीं होती, उस आयु में हम कहते हैं उसकी रुचि है, उसकी स्वतंत्रता है, उसको अपना अपना जीवन अपनी पद्धति से जीने का अधिकार है। हम तो बाधा नहीं बनेंगे, नहीं तो फिर वो बड़ा होकर हमको ही दोष देगा कि माता पिता ने हमको अच्छा पढ़ाया नहीं। अब ये बिल्कुल ही आज की सोच है। 2-3 पीढ़ियों के पहले ऐसा विचार नहीं होता था, न तो बड़ों के मन में ऐसा विचार आता था, न छोटों के मन में ऐसा विचार आता था, क्योंकि ये गृहीत था कि माँ बाप तो हमारा भला ही चाहेंगे ना, वे क्यों हमको हमारा जीवन खराब करेंगे, ऐसा विश्वास आज नहीं रहा। तो विश्वास का संकट है, पति पत्नी के बीच में विश्वास नहीं है, माता पिता और संतानों के बीच में विश्वास नहीं है, और फिर स्वतंत्रता की जो कल्पना है वो कमाने वाले लोगों को, अब ये कमाई भी, बड़ा करियर है, बड़ा पढ़ लिया तो अब तो यूएस जाना है और कहीं जाना है, साथ में नहीं रहना। एक नया ऐसा भी ट्रेंड है कि दोनों ही पति पत्नी अच्छा कमाते हैं। बंद करो यार। दोनों ही पति पत्नी अच्छा कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अब उनको पेंशन मिली है, तो फिर दूसरे गांव में रहने वाले बेटे के पास नहीं जाना है, उनको अपने पुत्र पुत्र वधू से स्वतंत्र रहना है। उनको पौत्रों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता है। जो पहले पौत्र पौत्रियों के साथ रहना तो बड़ा भाग्य समझा जाता था, अब उनको मनोरंजन के लिए टीवी और मोबाइल ही है और अकेले रहना है। पुत्र और पुत्रवधू अभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो हम अपनी अपनी मर्जी से पीढ़ियां साथ में नहीं रहती। कानून तो इसमें कोई जबरदस्ती नहीं करता कि साथ में ही रहो, वो तो व्यक्ति केंद्रीय है ही। शिक्षा भी ऐसी ही है, अर्थव्यवस्था भी ऐसी ही है, तो बाहर की व्यवस्थाएं भी ऐसी है। और 2-3 पीढ़ियों से हम जो मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं, उसका परिणाम
हमारी विचार में, हमारे मानस में, हमारी बुद्धि में, हमारी पसंद में इतना हो गया कि हम ही नहीं चाहते। केवल कानून का हवाला देकर नहीं चलेगा। जैसे कानून तो अभी अभी देखो 50 वर्ष पूर्व या 50-60 वर्ष पूर्व डाइवोर्स कानून से बंदी थी। डाइवोर्स नहीं ले सकते आप, एक बार विवाह हो गया तो हो गया, वो आजीवन निभाना है। लेकिन वो जो स्वतंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता और इसका हवाला देने वाले स्त्री की स्वतंत्रता, स्त्री मुक्ति, इसका हवाला देने वाले, उसके पीछे सोच क्या थी? स्त्रियों का शोषण होता है तो उनकी मुक्ति तो होनी चाहिए। ऐसा कर कर करके विवाह विच्छेद को कानून की मान्यता मिल गई। अब कानून नहीं है और विवाह विच्छेद निषिद्ध है तो विवशता से साथ में तो रहना ही है। परंतु कानून है आपके साथ, विवाह विच्छेद कर सकते हैं, उसके बाद भी आपको कौन रोक रहा है साथ में रहने से? हम स्वतंत्र विचार से, स्वतंत्र निर्णय से कुछ भी हो जाए साथ में ही रहेंगे, ऐसी दृढ़ता कौन सा शास्त्र हमको सिखाता है? ऐसी निष्ठा, ऐसा संबंध का सम्मान हमको कोई शास्त्र नहीं सिखाता। उल्टे हमारा समाज शास्त्र, कानून शास्त्र, अर्थशास्त्र यही सिखाता है विवशता नहीं है, ऐसे बंधन में नहीं रहना। सो व्हाट, डाइवोर्स नहीं पड़ती है तो सहमति से अलग हो जाओ। ये क्या है? ये अलग ही सोच है, ये भारतीय सोच नहीं है। अब हम क्या करेंगे? हम तो भारतीय नहीं है कहते कहते भी उस सोच के हवाले ही जाएंगे, उस सोच के अनुसार ही करेंगे। कितने डाइवोर्स हो रहे हैं तो क्या हो गया? नहीं पड़ती तो विवाह विच्छेद कर लो, उसमें क्या है? घाटा जो हो रहा है दे दो, नुकसान ही दे दो, मुआवजा दे दो। अब कई बार मुआवजा ही इतना अधिक होता है कि विवशता से साथ में ही रहना पड़ता है। ये दूसरा उसका छोर आ गया अभी। परंतु विवशता या स्वतंत्रता, इसका विचार न करके निष्ठा, समर्पण, संबंध, प्रेम, इसका विचार ही नहीं करेंगे क्या? हमारे जीवन के गाइडिंग फोर्स निष्ठा, प्रेम और संस्कार है कि अधिकार, मुक्ति, आर्थिक लाभ, सुविधा, ये है। संस्कार किस में है? संस्कृति किस में है? विकास किस में है? हम सोचते ही नहीं। और भारतीयता की बात करते करते भी जमाना कितना खराब हो गया है। झट में विवाह विच्छेद हो जाते हैं। ऐसी आलोचना करने वाले भी अपने ऊपर आ पड़ता है, तब इस अभारतीय सोच का ही आश्रय लेते हैं। ये क्या है? अपने आप में परिवर्तन हो गया है इतना कि हम उसकी जिम्मेदारी व्यवस्थाओं के ऊपर, कानून के ऊपर और आज के जमाने के ऊपर डालते हैं। कारण यही है कि परंपरा में जो संस्कार, संस्कृति, जीवन की उदात्त भावनाएं जो हैं, उसकी शिक्षा ही नहीं मिलती है हमको। ऐसा न घर में सीखने को मिलता है, न बाहर सीखने को मिलता है। इसलिए विवाह के श्रेष्ठ गुण जाकर निकृष्ट ऐसी बातें उसमें आ गई हैं। तो मुद्दा हमारा था पीढ़ियों का साथ में नहीं रहना। आगे हमारा भारतीय जीवन ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास्ताश्रम, ऐसे 4 आश्रमों में विभाजित हुआ है। आज विवाह पूर्व युवक युवतियों का ब्रह्मचर्य पालन होना ही चाहिए।
ऐसा तो हम दिखाई नहीं देता। ब्रह्मचर्य के विरोधी जितनी भी बातें होती हैं वो सारी उन्मुक्त होकर उपभोग में लेना। इधर तो महाविद्यालयों में, कॉलेज में शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, गंभीर अध्ययन कर रहे हैं। इधर गंभीर अध्ययन के पूर्णतः प्रतिकूल ऐसा होटल, पार्टी, मोबाइल में कुछ भी वीडियो, कैसे भी वीडियो देखना, कैसे भी बातें करना, मैत्री के नाम पर के उन्मुक्त व्यवहार करना, ये चल रहा है। तो ये तो ज्ञानार्जन के अत्यंत विपरीत ऐसी स्थिति है, तो भी हो रहा है। इधर ब्रह्मचर्य की आवश्यकता, ब्रह्मचर्य किस लिए है? हमने देखा था, सामर्थ्य संपादन करने के लिए। कौन सी बातों का सामर्थ्य? विवाह के बाद विवाह का जो विवाह के संबंध का जो सुख होता है, उस सुख के उपभोग के लिए हमारी इंद्रियां और मन समर्थ बनने चाहिए, शरीर समर्थ बनना चाहिए, उसके लिए ब्रह्मचर्य पालन है। और उसके बाद एक दूसरे के प्रति प्रेम और निष्ठा, वफादारी, इसके संबंध में ब्रह्मचर्य पालन है। तो हम इसकी ओर ध्यान ही नहीं देते। तो शास्त्रों की, परंपरा की, संस्कारों की ऐसी की तैसी, कोई कुछ कह ही नहीं सकता। उन्मुक्त युवाओं को कुछ भी कहने की किसकी हिम्मत है? किसी की नहीं। और सामाजिक वातावरण, अर्थशास्त्र का वातावरण, बाजार का वातावरण, कानून की सुविधाएं उनके पक्ष में है। तो माँ बाप की तो कुछ भी नहीं चलती, और माँ बाप की चलनी भी नहीं होती है, उनको भी दृष्टि नहीं होती। तो ये एक ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं है। गृहस्थाश्रम लंबा चलता है, लंबा चलता है। वानप्रस्थ की आयु में वानप्रस्थ की कल्पना भी नहीं की जा सकती। 50 वर्ष की आयु में, माने जीवन आधा होने पर, 50 भूल जाओ, जीवन आधा होने पर, आज कल्पना करो औसत जीवन आधा कब पूरा होता है? कभी 40 वर्ष की आयु में, बहुत हो गया तो 45 वर्ष की आयु में। जीवन जब आधा हो जाता है और हमारी सारी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक शक्तियां निवृत्ति के अनुकूल होती हैं, तब वानप्रस्थ नहीं होता। न गृहस्थी से मुक्ति, न व्यवसाय से मुक्ति, न वृत्तियों से मुक्ति। हमारी वृत्ति भी निवृत्त होने की नहीं है, हमारी घर की व्यवस्था भी निवृत्त होने की नहीं है, न व्यावसायिक व्यवस्था भी निवृत्त होने के अनुकूल है, कुछ भी नहीं। तो फिर वानप्रस्थ होता ही नहीं। और धीरे धीरे मानस ऐसा बनता है कि हमको वानप्रस्थ होना ही नहीं है। वानप्रस्थ के नियम क्या है? सबसे पहला, अर्थार्जन छोड़ो। अरे बाप रे, 50 वर्ष की आयु में अर्थार्जन कैसे छोड़ेंगे? व्यवस्था क्या है? अब आपको 58 में, 60 में, 62 में, 65 में तो अनिवार्य रूप से छोड़ना ही है, क्योंकि नौकरी की आयु ही उतनी है। अगर स्वतंत्र व्यवसाय है तो नहीं छोड़ा जाता, अगर हॉस्पिटल है तो नहीं छोड़ा जाता। तो छोड़ा नहीं जाता, ये हमारा मानसिक अवरोध है कि हम गृहस्थी, अर्थार्जन छोड़ना ही नहीं चाहते, उसी बंधन में रहना चाहते हैं। इधर हमारे लेट मैरिजेस, माने विलंब से विवाह करने के कारण से बच्चे भी बड़े नहीं होते कि हम 50 वर्ष के हुए तो बच्चे की शादी हो गई, हम कम से कम 60 वर्ष के हुए तो बालकों की शादी हो गई, लड़कियों के विवाह होकर वो ससुराल चली गई, पौत्रों का जन्म हो गया, पुत्र व्यवसाय में स्थिर हो गया। वो नहीं होता। तो हम तो वृत्ति भी नहीं, व्यवस्था भी नहीं, अनुकूलता भी नहीं। तो वानप्रस्थाश्रम हमारे जीवन में कभी आता ही नहीं है। और वृद्धावस्था में अब तो क्या, हम आश्रित हैं,
अब तो क्या हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है, इतने बीमारियां हो गई हैं, अब जीवन में करने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि हमने जीवन के बारे में ऐसा सोचा ही नहीं कि वृद्धावस्था में मानसिक बौद्धिक रूप से हम अत्यंत सक्रिय रह सके, उस समय शोध कर सके, शास्त्रों का अध्ययन कर सके, उपदेश दे सके। एक वचन आता है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः प्रज्ञा यशो बलम। जो अभिवादनशील है, अभिवादन माने एक दूसरे को मिलने पर हम कैसा व्यवहार करते हैं, उसको कहते हैं अभिवादन। जैसे अभी कोई कहता है नमस्ते, कोई कहता है हाय, कोई कहता है गुड मॉर्निंग, ये अभिवादन करते हैं, लेकिन वो नहीं है। दूसरा, नित्यम वृद्धोपसेविनः, वृद्धों का उपसेवन करने वाले लोगों के 4 बातें बढ़ती है, आयु, प्रज्ञा, यश और बल, ये 4 बातें बढ़ती है। अब वृद्धोपसेवन क्या है? वृद्धों के साथ रहना, वृद्धों के पास बैठना, उनके अनुभव सुनना, उनसे प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त करना, उनके आशीर्वाद प्राप्त करना, ये वृद्धोपसेवन है। वृद्धोपसेवन किसी के जीवन में है ही नहीं, और हमारा उपसेवन कोई कर सके ऐसे वृद्ध भी नहीं है। कोई आएगा हमारे पास तो तुरंत शिकायतें शुरू, कोई हमें पूछता नहीं कि भावना इतनी प्रबल है, अथवा निठल्लेपन की वृत्ति ही इतनी प्रबल है कि हमारे पास करने के लिए कुछ काम ही नहीं है। अब लंबी 40 वर्ष की वृद्धावस्था हम कैसे बिताएंगे, इसका कोई प्लानिंग नहीं है। तो पेंशन मिलती है, बाकी क्या मिलता है? बाकी कुछ भी नहीं मिलता। तो इतनी बातें मैंने तो केवल 1 2 3 4 कर सके इतनी बातें बताई। तो ये हमारा जो जीवन का प्लानिंग है, जीवन का नियोजन है कि किस अवस्था में क्या होना चाहिए, उससे कुटुंब व्यवस्था बनी रहेगी, उससे व्यक्ति का जीवन अच्छे से बीतेगा और हमारा जीवन विकास होगा। व्यक्ति का जीवन विकास, कुटुंब की सुदृढ़ता और समाज की स्थिरता और संपन्नता, तो समृद्धि और संस्कृति दोनों का ही विकास हो सकेगा। इस प्रकार का जीवन हम जी ही नहीं सकते हैं आज। तो उसके छोटे छोटे मुद्दे मैंने बताए कि इतनी बातों में हमारे अभी ये अवरोध है। तो एक अवरोध मानस का, विचार का, हमारा स्वयं की इच्छा का। दूसरा बहुत बड़ा अवरोध है शिक्षा का। तीसरा है अर्थव्यवस्था का। चौथा है कानून का। और 5वां है पाश्चात्य विचार का, पाश्चात्य जीवन दृष्टि का। अभी भी जो आक्रमण हमारे ऊपर हो रहा है और हम बिना अनजाने में उसका शिकार हो रहे हैं, और उसको हम आधुनिकता या 21st सेंचुरी या आज का जमाना ऐसा कहते हैं। ऐसा ये प्रश्न चारों ओर से उलझा हुआ है, इतना सरल नहीं है। इसमें से रास्ता निकालना, इसमें से स्थिरता लाना, ये सरल बात तो नहीं है। परंतु सरल नहीं है इसलिए कर नहीं सकते ऐसा नहीं है ना। कठिन बात है तो कठिन बात करो, क्योंकि वह बहुत मूल्यवान है, इसलिए करो। ऐसा विचार करके हमें करना क्या चाहिए, हम कर क्या सकते हैं, और पुनरुत्थान विद्यापीठ कर क्या रहा है, और इसका परिणाम हमें कब और कैसा मिलेगा, इसके ऊपर हम दूसरे आगामी त्रयोदशी के चिंतन सत्र में बात करेंगे। अभी समय हो गया है तो मैं यही रुकती हूँ। जिज्ञासा, सुझाव, प्रश्न के लिए अब ये शेष समय खुला है। नमस्कार।
जी। ताई जी प्रणाम। नमस्कार। ताई जी, मैं दिलीप कस्तूरे, पुणे महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। अच्छा, जी, कहिए। लगभग 1993-94 में ये बात जब मेरे मस्तिष्क में आने लगी हम्म तो मैं बहुत परेशान हो चुका था हम्म कि मेरी भी 2 लड़कियां हैं, 2 बेटे हैं। हम्म लड़की का ब्याह करना तो ठीक है, बहू को कैसे लाना, इस चिंता से मैं बहुत घबरा भी गया था, सोच भी बहुत रहा था। तो सौभाग्यवश मुझे पंडित वसंतराव गाडगिल जी का कुछ वाङ्मय पढ़ने को मिला, हम्म और वो उस समय लिखते भी थे, इसी विषय पे लिखते थे। तो पूरा जमा करके मैंने उसकी एक कॉपी बनाई, और लगभग, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लगभग 1000 से ज्यादा घरों में जाके उस पत्र को मैंने दिया कि ही हमारा विवाह संस्कार। उसका उन्होंने शीर्षक दिया था, अशी आहे आमची विवाह संस्काराची मांदियाळी। तो ताई, मुझे कहने में दुख हो रहा है कि समस्या कितनी गहरी है। तो 1000 से भी ज्यादा लोगों को देने के पश्चात मुझे केवल 3 लोगों ने बोला है, भाई इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। ये तो बहुत है दिलीप जी, ये तो बहुत है। 140 करोड़ की जनसंख्या में 1000 ये तो कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी परंतु नहीं होता। स्वीकृति की दृष्टि से 3 भी जी, बहुत होते हैं, क्योंकि 3 भी बहुत होते अवरोध हैं। इतने प्रबल हैं जी, कि सबके सामूहिक निरंतर लंबी अवधि के प्रयासों के बाद ही इसमें से कुछ रास्ता मिलेगा। आप तो 3 को देखकर खुश हो। एक 997 लोगों ने नहीं देखा, उसका कोई दुख मत मानो। तो लेकिन डटे रहना पड़ेगा, ये करते रहना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल पक्की है, सही है। जागृति जी, आपका प्रश्न पूछिए। नमस्ते ताई। नमस्ते। ताई, मेरा प्रश्न ये है कि ब्रह्मचर्य आश्रम जो युवा युवतियों का है, उसकी अवधि और विवाह की अवधि। तो विवाह की अवधि में आपने युवतियों के बारे में 16 से 24 बताया, और युवकों की भी उस तरह से। तो ब्रह्मचर्य आश्रम है तो उसमें इंद्रिय संयम करना है सभी बातों में। फिर ये विवाह होने के बाद उनके शरीर सुख के बारे में कैसे संबंधित हो सकता है? क्यों? मैंने इसमें क्या अवरोध है? मुझे प्रश्न ही समझ में नहीं आया। क्योंकि देखो, शारीरिक मानसिक दोनों दृष्टि से लड़की लड़कों से पहले जल्दी मैच्योर होती है। माने अभी 13 वर्ष की लड़की 15-16 वर्ष के लड़के के बराबर कदाचित होती है। ऐसे इसीलिए लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु में कम से कम 3-3.5 वर्ष का अंतर आवश्यक बताया है। तो उनकी ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि क्या बताई तो ताई आपने? विवाह होने तक, बहुत प्रैक्टिकल, विवाह होने तक। विवाह के भी विभिन्न चरण होते हैं ना, जैसे वागदान। और ये तो आप वो बोलना भी नहीं सीखा तब भी वागदान तो कर सकते हैं, परंतु वागदान ये बायोलॉजिकल विवाह नहीं है। फिर सगाई करना, ये साइकोलॉजिकल विवाह तो हो सकता है, बायोलॉजिकल नहीं। प्रत्यक्ष विवाह संस्कार, ये संस्कार माने कर्मकांड हो सकता है, बायोलॉजिकल नहीं। बाद में जब वो उचित आयु पर ससुराल में जाती हैं, तभी बायोलॉजिकल विवाह तो होता है। जी। तो वागदान का, सगाई का, विवाह संस्कार का
सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक महत्व बहुत है। विवाह में केवल बायोलॉजी और जेनेटिक्स ये ध्यान में नहीं लिए जाते। सोशल, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक सभी पक्ष ध्यान में लिए जाते हैं। जी ताई। तो साइकोलॉजिकल और कल्चरल सोशल सुरक्षा कितनी अधिक है इसका विचार करो। जी। राजेंद्र जी, हम लोग क्या, हाँ हाँ जी, राम राम ताई, मेरे साथ हाँ मेरी नमस्कार, भतीजी है। हाँ हाँ जी, मेरे भतीजे की बहू रानी है, हमारी बिटिया है हाँ अनु, ये प्रश्न चाह रही थी आज। हाँ, अच्छा अच्छा, राधे राधे ताई जी। हाँ नमस्कार, नमस्कार ताई जी, मैं कहो। ये पूछ रही थी, अगर बच्चियों की शादी 16 वर्ष में कर दी जाए तो वो कैसे, का विकास तब तक पूरा तो नहीं हुआ होगा, जैसे शारीरिक मानसिक, तो फिर वो कैसे ससुराल में जाके वहाँ की जिम्मेदारी वो कैसे हाँ हाँ, नहीं सुनो, केवल शादी होने से ससुराल नहीं भेजा जाता। शादी होना, अभी मैंने कहा ना, वो तो संस्कार हुआ, वो विधि हुई। अभी उसकी ससुराल जाने की आयु नहीं है, बायोलॉजिकल विवाह की आयु नहीं है, तो उसको ससुराल नहीं भेजा जाता, घर में ही रहकर। लेकिन ससुराल का घर ही हमारा घर है, ये तो स्वीकृत हो जाता है, और वही बहुत बड़ी सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा है। ये सुरक्षा चक्र है, तो वो ससुराल नहीं जाएगी तब तक, समझे? हाँ, आज मैं श्रोताजनों को ही बताती हूँ, ये राजेंद्र जी हैं, वही आप टीवी पर देखते होगे, संभल के कलेक्टर हैं। जी। ये संभल के हरिहर मंदिर से जो शुरू हुआ है ना सिलसिला, उसमें इनके प्रमुख भूमिका है। हाँ जी, आगे। विनोद जी, हाय नमस्ते, विनोद नमस्कार। मुंबई से। हाँ जी, हाँ मैं आपकी आवाज पहचानती हूँ अभी। अच्छा हाँ ताई, अच्छा जी, ताई ताई, अभी आप एक प्रसंग बता रही थी ट्रेन में, जो आपको एक ये मिली थी, इकोनॉमिस्ट मिली थी, अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र हाँ के मिली थी। अध्यापक। हाँ तो हाँ हाँ, उनका दो तीन जो मुझे लगता है ना, इसमें जो मुझे समझ में आया ना, एक तो हाँ, हमको लगता है हम सब कुछ कर रहे हैं, बच्चों का बस योगक्षेम हम कर रहे हैं, हम ही कर रहे परमात्मा हैं। नहीं कर रहा। तो एक वो दृष्टि का एक थोड़ा सा भेद है। दूसरा, उसमें बोले थे ना कि वो 4 सेब है, एक सेब को 4 में बांटेंगे, तो ये हाँ। बंटवारे का जो दिमाग में क्यों डाला है? 4 बेटे साथ में क्यों नहीं रह सकते, ये मुझे समझ में नहीं आया। बंटवारा क्यों होगा? उसके तो हाँ, बहुत अच्छे फायदे हैं। सही बात। तो अभी अभी हमारी भारतीयता के संस्कार कुछ लोगों में और कुछ गहराई तक हैं, इसलिए हम ऐसा सोचते हैं कि ये क्या है, 4 में बंटवारा क्यों चाहिए, 4 लोग साथ में ही रहेंगे ना, उसमें ही कितना सुख है। ऐसा मानने के विरुद्ध हमारा पूरा अर्थशास्त्र और यूनिवर्सिटी है। वो तो आपके पीछे पढ़ पढ़ कर अकेले कुटुंब। अलग अभी करवाएंगे, मैंने एक अलग सुना, करवाएंगे। देखो, एक बहुत बड़ी, बहुत पैसा कमाने वाली ऐसी आईआईटी की प्रोफेसर हैं, तो उसके साथ मेरी बातचीत हुई, तो मैंने कहा, वो कहने लगे मैं अभी यूएस गई थी, मेरी बेटी की वहां रहती है, उसकी डिलीवरी के लिए। तो मैंने कहा कि तो फिर उसके पिताजी भी आपके साथ, माने आप दोनों साथ में गए होंगे? तो कहते नहीं, मेरा तो इंडिपेंडेंट फैमिली है। मैंने क्या, मैं अकेली ही फैमिली हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। अब कहो कहाँ से आया ये इसको इंडिपेंडेंट कहते हैं कि अकेलापन कहते हैं? मैं अकेली हूँ, मुझे कोई नहीं है, तो अकेलेपन का उसमें दुख नहीं है,
स्वतंत्रता का सुख है, ये कहाँ से आया? वही विपरीत शिक्षा से आया। माने विपरीत शिक्षा तो दो, परंतु हमारी शिक्षा न दो। आपने भी भगवान करता है योगक्षेम वहन, ये कहा। संसार व्यवहार में भगवान है कहाँ अभी? अभी उसका तो स्थान ही नहीं है कहीं पर भी। वो क्या होता है, हम कमाई करते हैं इसलिए तो जीते हैं, ऐसा ही तो मानते हैं। तो ताई एक जैसे एक और भी जैसे आपने बोला था ना, जैसे मेरे घर में ना हमारे उसमें मेरी दादी थी, पापा हो गए, मम्मी हो गए, मैं और मेरा बच्चा, तो 4 जनरेशन साथ में रहते चार थे। पीढ़ी, तो एक हाँ अच्छा मतलब मैं तो फायदे की तरफ से देखेंगे ना, अगर जो इकोनॉमिक्स की तरफ से देखेंगे ना, तो मुझे हाँ और मेरी पत्नी को कभी समझ में नहीं आया मेरा बेटा कब बड़ा हो गया, बिकॉज मम्मी दादी देखती थी उनको। तो ये मतलब होता है, हाँ, हम लोग कमाई कमाई करते थे, इन लोग पूरा होता। तो एक ये भी है फायदा जब साथ में रहते हैं तो। और जैसे मुझे लगता है लाभ आपने ही एक बार बीच लाभ में है। बोला। परंतु हाँ हाँ, परंतु ऐसा सोचने वाले पति पत्नी है कि हमारे बच्चे के संस्कार हमारी दादी और दादा के कारण से खराब होते हैं, अरे ऐसे भी हैं। हाँ हाँ, तो ऐसे भी हैं। जी और जी दादी दादा भी ऐसे होते हैं, अगर बच्चा रोता है, शरारत करता है, तो कहता है ये तुम्हारा बच्चा, संभालो उसे, कितना परेशान करता है, ये तुम्हारा बच्चा हो जाता है। तो कुल मिलाकर यही स्व केंद्री, व्यक्ति केंद्री सोच हमारे मस्तिष्क में डाली किसने? हम दूसरी तीसरी कक्षा में ऐसा पाठ आता है, छोटा परिवार सुखी परिवार। हाँ बस यही कि कौन सी आयु में दिमाग में डाला जाता है, वो जब 6-7 वर्ष के होते हैं, 8 वर्ष के होते हैं तब। फिर उसमें चित्र दिया होता है, जिस घर में एक ही बच्चा है वो कैसे अप टू डेट रहकर सामने टेबल कुर्सी लगाकर पढ़ रहा है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माँ भी कुछ कर रही है, और घर एकदम साफ सुथरा आधुनिक ऐसा है। और जिस घर में 3 या 4 बेटे हैं तो वो कलह हो रहा है, बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, पिताजी एक को मार रहे हैं, और वो पत्नी होती है उसके साड़ी कारी लगी हुई पुरानी ऐसी है, और घर में सब दारिद्र्य है। नीचे क्या है? बड़ा परिवार दुखी परिवार और छोटा परिवार सुखी परिवार। ये पढ़ते पढ़ते जब बड़े होते हैं तो वो घबराते हैं, नहीं नहीं एक ही काफी है, एक ही काफी है, नहीं चाहिए हमको दो। ये क्या है? शिक्षा। शिक्षा मानस में गलत घुसाओ, शिक्षा, मानस में घुसाओ। हम्म, वेस्टर्न वेस्टर्न जो शिक्षा है, वेस्टर्न शिक्षा जो है। जी हाँ, जी वेस्टर्न शिक्षा। जी स्मिता जी, आप पहले पूर्ण नाम बताएंगे, आप कहाँ रहते हैं वो स्थान बताएंगे, फिर प्रश्न पूछेंगे। पूछिए आप। नमस्कार ताई, मैं स्मिता माधव नमस्कार। रत्नागिरी महाराष्ट्र राजा, एक छोटे कहाँ से? रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में राजापुर करके जो राजापुर। हाँ ठीक ठीक, राजापुर। एक छोटे से गांव में रहते हैं हम। और हाँ हाँ, भारतीय गुरुकुल परिवार में आपका एक लेक्चर मैंने सुना था, फिर सुधीर भाई के थ्रू में जुड़ी। जो शिक्षा अच्छा के अच्छा, बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो मेरा सोचना ये है, मतलब मैं अपनी बच्ची कन्वेंशनल स्कूल में से निकालकर ये जो पुनरुत्थान विद्या का जितना भी मुझे मिल रहा है, और मेरा खुद का मेरे गुरु महाराज जी ने जो बताया है उसके हिसाब से हम बच्चों को उस स्कूल से निकाल के हम अपने घर में ही कुछ। जी आपका वीडियो ऑफ कर दीजिए, आपकी आवाज बेहतर आ पाएगी। ओके, तो हाँ, मैं चाहती हूँ कि हम अपनी जो सबसे छोटी बच्ची है मेरी, उसको स्कूल में से निकालकर रिसोर्सेस हमको मिल रहे हैं उसके तरफ से, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम ऐसी शिक्षा प्रणाली को खुद खड़ा कर सकते हैं खुद के घर से? बिल्कुल संभव है। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति चाहिए, तो ये सब संभव है। और मैं आपको विशेष रूप से कहूंगी कि आप मार्च में होने वाली जो गोष्ठी है यहाँ, उसमें अवश्य आइए। सुधीर जी आपको उसकी जानकारी देंगे। जी ताई, धन्यवाद, बहुत बड़ा धन्यवाद।
जी। भाई अभी 2 प्रश्न शेष है और समय हुआ है, तो कैसे करें? हाँ, प्रश्न तो पूछ ही लेने दीजिए और फिर हम जितना हो सकता है छोटा उत्तर देंगे। जी हाँ, पूछिए। सीपी मिश्रा जी, आप पूछिए। दीदी प्रणाम, मैं नासिक से चंद्रिका प्रसाद मिश्र। नमस्कार। जी अ, हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मैं छोटा सा अनुभव बताना चाह हाँ। रहा हूँ। मेरे पुत्र की आयु करीबन 25 वर्ष हुई है, इस समय होने जा रही है। मैं चाह रहा हूँ उसका वैवाहिक संस्कार कर दूं। तो लड़कियां बड़ी मुश्किल से, कोई 3 साल बड़ी मिलती है, कोई 4 साल मिलती है। और विशेषतः जो लड़की की माँ है उसका आग्रह रहता है कि हमारी बेटी तो जॉब करेगी। मैं कहता हूं अगर वो प्रतिष्ठा वाली सर्विस है तो जरूर स्वागत है, लेकिन अगर 20,000 रुपए 25,000 रुपए की नौकरी कर रही है और मेरा पुत्र सामर्थ्यवान है, घर पे बैठे घर के आनंद ले, घर की जिम्मेदारी निभाए, तो उसकी माताएं सामान्यतः राजी नहीं होती। मैं अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ आपके साथ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी 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 व्यवस्था ऐसी हो गई है कि लड़कों की शादी होना ही कठिन हो गया है। अभी एक पीढ़ी पहले लड़की का पिता चिंता करता था कि मेरी लड़की का विवाह कैसे होगा। आज लड़के का पिता ही चिंता करता है कि मेरे लड़के को अच्छी लड़की कैसे मिलेगी। वो तो समस्या है, बिल्कुल है समस्या। जी बड़े दीदी। बड़े आपको व्रत व्रत तप उपास और पूजा बाधा मानता इतना करना पड़ेगा कि मेरे लड़के के लिए अच्छी लड़की मिलने दे हे भगवान। छोटी वो हमारी लड़कियां करती थी ना, गौरी व्रत करती थी और जी जी हरितालिका करती थी। क्यों? जी अच्छा लड़का मिले इसलिए, क्योंकि अच्छा लड़का मिलना ही कठिन होता था। अब आज जी। लड़कों को व्रत उपवास बचपन से करना सिखाओ। तो इसके अब बावजूद भी करवा अगर चौथ लड़कों के लिए। इसके हाँ। बाद भी अगर वो परिवार में त्याग की भावना, थोड़ा त्याग करना सीखे, परिवार है तो हम अपने को सौभाग्यशाली क्यों मानेंगे, क्यों? लेकिन ऐसा लक्षण दिख नहीं रहा है। देखो, हाँ, देखो आपको जो त्याग करना है करो, हमको तो नहीं करना। वो कहेगी हम अरे आप तो नासिक में रहते हैं, पुणे बेंगलोर इधर जाओ तो लड़की कहेगी लड़के को मैं क्यों मेरे माता पिता का घर छोड़ू, तुम भी छोड़ो तभी बराबरी होगी। तो तुम छोड़ो मैं छोड़ूंगी, तुम्हारा मेरा स्वतंत्र घर होगा, वो भी दोनों के नाम पर होगा और मैं भी कंट्रीब्यूट करेगी, तुम भी कंट्रीब्यूट करो, तभी हमारा घर बनेगा। जितने दिन रहेंगे उतने दिन साथ रहेंगे, नहीं पटी तो तुम तुम्हारे रास्ते मैं मेरे रास्ते। अब आप बताओ क्या करेंगे? चिंताजनक है। जी दीदी। इसको आधुनिकता कहते हैं, इसको 21वीं शताब्दी कहते हैं। अभी तो पहला चरण है सब, 2050 आते आते क्या होगा। इसलिए रुको, विचार करो, चिंतन करो, कुछ बदल करो तो करने से होगा, चिंता करने से तो कुछ नहीं होता। जी दीदी प्रणाम। हाँ जी, अंतिम प्रश्न। तरुण जी। अब इसके आगे नहीं, हाँ ये अंतिम प्रश्न। हाँ। तरुण जी। हाँ नमस्कार ताई। मैं यात्रा कर रहा हूँ तो शायद आवाज कटे। प्रश्न ये है कि मतलब आपने बोला कि वानप्रस्थ आश्रम में जाते ही मतलब उसका मतलब ये है कि आप अर्थोपार्जन करना रोक दें। तो उसके लिए फिर मतलब हमें गृहस्थ आश्रम तक ही हमें ये प्लानिंग करनी चाहिए कि आगे का काम कैसे होगा, या फिर कुटुंब की व्यवस्था को मान लेना चाहिए कि कुछ न कुछ हो जाएगा? हाँ, अरे कुछ न कुछ हो जाएगा नहीं, हमारा वानप्रस्थ हमारा होगा, अपने पुत्र का तो गृहस्थाश्रम होगा कि नहीं, तो हम अपने पुत्र के ऊपर निर्भर करके जिएंगे। ये वानप्रस्थाश्रम, हम स्वयं अर्थार्जन नहीं करेंगे, हम स्वयं गृह स्वामी के अधिकार को भी छोड़ना। हम अब गृह स्वामी नहीं है। कई घरों में ऐसा रिवाज होता है
कि पुत्र वधू जब सुजान हो जाती हैं तो सासू अपने पल्लू पे जो कोठार की चाबी होती है वो छोड़कर पुत्र वधू के पल्लू को बांधती है। इसका मतलब है कि अब तुम गृहस्वामिनी हो और तुम्हारी व्यवस्था में मैं रहूंगी। ऐसे ही पिता अपना व्यवसाय विधि पूर्वक अपने लड़के को देता है और कहता है कि अब तुम गृहस्वामी हो, मैं तुम्हारे घर में तुम्हारी व्यवस्था से रहूंगा। ये वानप्रस्थ की मानसिक व्यावहारिक शुरुआत है। हाँ, ये बहुत इतनी हिम्मत होनी चाहिए, इतनी हिम्मत और पुत्र वधू पर प्रेम और विश्वास होना चाहिए। अभी बिल्कुल सही। हमारा संकट तो विश्वास का ही है भाई, भरोसा ही नहीं हमको। और फिर हमको चारों ओर के अनुभव दिखाई देते हैं कि देखो उसका लड़का कैसा करता है, उसकी पुत्रवधू कैसी करती है, वो कैसा कर रहा है, यही दिखाई देता है ना हमको चारों ओर। तो फिर हमारी हिम्मत नहीं होती। सही है। हाँ, तो विश्वास रखना है बेसिकली, और मतलब हो जाएगा। 2 पीढ़ियां लगेंगी जरा व्यवस्था सेटल करते करते। ठीक, धन्यवाद। अरे 10 पीढ़ियों में खराब हुआ है, 2 पीढ़ियां तो क्या बात होती है। सही है। जी हाँ समीर भाई। प्रश्न भी हुए हैं तो कल्याण मंत्र के साथ इस सत्र को पूर्ण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सबको नमस्कार।